नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बूस्टर डोज बजट, क्या इस बार बजट में बूस्टर डोज की राहत मिलेगी? इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे टैक्स से जुड़ी हुई, वो भी पर्सनल टैक्स से जुड़ी हुई। क्या आम आदमी को टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है इस बार? क्या संभावना है इस बार बजट में टैक्स के मोर्चे पर कैसे ऐलान हो सकते हैं? इसी पर खास चर्चा आज हम करने वाले हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ICAI के पूर्व अध्यक्ष और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन हैं। वेद जी, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। हमारे साथ रुचिता भगत है, रुचिका भगत MD है नीरज भगत एंड कंपनी, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। और साथ ही हमारे साथ है राकेश नांगिया जी, ये है चेयरमैन नांगिया एंडरसन इंडिया। राकेश जी और रुचिका, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बजट टैक्स स्पेशल शो में। और हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी को और खासतौर पर इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से। और ये लगातार हम कह सकते हैं दूसरा साल है जब जो बजट है वो कोविड पैंडेमिक के दौरान पेश किया जाने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का तो तीसरा बजट है ये। तो ऐसे में क्या खास हो सकता है, इसलिए सबसे पहले वेद जी मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आपकी नजर में बजट 2022 खास क्यों है? देखिए, बजट 2022 इसलिए खास इसलिए है कि कोरोना जो 2020 मार्च में आया था और 2021 में कभी थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि शायद कोरोना नहीं आएगा और 21-22 में इसका संकट निकल जाएगा। और हमने सबने देखा कि 21 के बजट के प्रेजेंट होने के बाद अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी वेव आई और अब दिसंबर जनवरी में कोरोना की तीसरी वेव आई है। और इस तीसरी वेव ओमिक्रॉन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2022-23 ऐसा ईयर होगा इकोनॉमी के लिए जिसमें फुल फ्लेज वर्किंग आ सकती है। अब इस फुल फ्लेज वर्किंग के लिए सरकार से उम्मीदें हैं कि जो 2021-22 में जो रेवेन्यू की कलेक्शन आई है, जो सरकार का एक्सपीरियंस है और जो GDP की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है, उसको पुश देने के लिए सरकार इसमें क्या करेगी। साथ के साथ जो 2020-21 और 21-22 से आम नागरिक के ऊपर और टैक्स पेयर के ऊपर जो एक बाहर बढ़ा है और जो उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो वर्क फ्रॉम होम के बारे में जो इश्यूज आए हैं, उसमें उन लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बजट में उन इशू को एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि ये मान के चलना पड़ेगा कि सरकार ने जितना अनुभव गेन किया है इन 2 सालों में, उस अनुभव को इस बजट में काफी कहीं ना कहीं रूप में ये निर्देश दिशा दी जाएगी कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो ये 2022-23 का बजट बहुत एक महत्वपूर्ण बजट होगा और अपने आप में एक दिशा देने वाला बजट होगा। तो दिशा देने वाला बजट 2022, वेद जैन जी की ये राय है। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगी और आपसे भी शुरुआत लेना चाहूंगी कि आपकी नजर में बजट 2022 क्यों है खास? बजट में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे यूनिक बजट होने वाला है 2022 का। जैसे वेद जी ने बड़ी अच्छी बात की, इट इज कमिंग एट अ वेरी पिक्यूलर सर्कमस्टांसेस में इस समय ये बजट आ रहा है। लेकिन और ये फुल मिक्स बैग है। जब मिक्स बैग आप देखेंगे, नॉर्मलसी वापस आ रही है, कुछ इंडिकेटर्स इकोनॉमी के बड़े स्ट्रांग हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है काफ़ी चीज़ों का, चाहे वैसे इन्फ्लेशन रिलेटेड हो, वैसे डेफिसिट रिलेटेड हो, उस सबको कंट्रोल रखना। और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ये देखना है कि इसको मैं डिमांड पुश कैसे इस बजट में लाऊं। अगर डिमांड पुश ले आती है गवर्नमेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये पैनेसिया होगा हमारे जो कंट्री में इस समय चैलेंज चल रहा है, ये रेमेडियल बजट होगा। और इस सब मिक्स बैग, आपका रेवेन्यू देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय आप सरप्राइज होंगे, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 60% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इज अ यूनिक बजट। इतने टाइट पोजीशन में भी आपका रेवेन्यू 60-65% ग्रोथ हुआ हुआ है। एक्साइज ड्यूटी का आप देखेंगे वो भी 40+% में चल रहा है इस समय। नॉन टैक्स रेवेन्यू 90% बढ़ा हुआ है इस समय एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस देखेंगे। तो इसमें आप देखिए ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत अच्छी है। चैलेंज उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट के पास है बिकॉज ऑफ पिक्यूलियर रीजन जो कि वेद जी ने बताए हैं इस समय। और गवर्नमेंट को बिल्कुल बोल्ड बजट, लुकिंग इनटू नीड ऑफ द इंडस्ट्री को भी ध्यान देना है उन्होंने, कंज्यूमर को भी ध्यान देखना है, जो लोग सफर के उनका भी ध्यान देना है। टैक्स में राहत देनी भी बहुत जरूरी है बिकॉज मेरी नजर में
इंडिविजुअली एक ऐसा आदमी है जो सैलरी अर्नर जो इंडिविजुअल है जो सबसे ज्यादा सफर करता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देंगे, रिलीफ देंगे। जो 4-5 साल से गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दी हुई है, उस सब गवर्नमेंट जरूर ध्यान देना चाहिए। जो इंडिविजुअल आदमी को राहत देने में, सैलरी ओनर के राहत देने के लिए, वो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया है और उनको ज्यादा गवर्नमेंट को इम्पीटस देना चाहिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो राकेश जी ने कुल मिलाकर ये बताया कि बजट 2022 इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि बढ़ती महंगाई, वित्तीय घाटा, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना है अभी सरकार को। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो उनके सामने ये तमाम ऐसी कुछ चुनौतियां होंगी जिससे उनको पार पाने की जरूरत है। और रुचिका, आपके पास भी हम आएंगे और समझेंगे आपके लिए बजट 2022 में क्या खास, क्या चुनौतियां। देखिए, जैसे वेद जी ने कहा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हम रिकवरी मोड पे हैं। क्योंकि हम रिकवरी मोड पे हैं तो हमें क्या करना है, अब ट्रैक पकड़ना है, अब हमें भागना है। चल तो हम रही थे, अब हमें भागना है। तो ये बजट जो है एक हमें भागने के लिए एक पाथ देगा, हमें एक बूस्ट देगा कि अब इकोनॉमी भागे और अपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसको पूरा कर सके। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने सबने चाइना को साइड कॉर्नर कर दिया है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि बाकी सारी कंट्रीज इंडिया को एज ए इन्वेस्टमेंट हब देखें और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। तो अगर इस बजट में काफी सारी स्कीम्स आती है, सब्सिडीज आती है, PLI जैसी स्कीम जो है उसको गवर्नमेंट और रिफॉर्म करती है, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इंडिया जो है वो नंबर 1 पे होगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अभी हमने देखा पिछले दिनों फार्मा एजुटेशन चल रहा था। तो मेरे को लगता है यह वाला जो बजट है हमारा, थोड़ा सा और फार्मा फ्रेंडली बजट बनेगा ताकि वो मोर सेल्फ रिलायंट बन सके और आने वाले सालों में हमें जो हमारा जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उससे भी बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिल सके। तो कुछ खासियत, कुछ चुनौतियां, कुछ ऐसी उम्मीदें जो बजट 2022 से हर कोई लगाए बैठा है। अब जरा पर्सनल टैक्स की तरफ आते हैं। सबसे ज्यादा नजरें तो उसी ऐलान पर रहती है, क्या होगा, क्या टैक्स में राहत मिलेगी। इसलिए वेद सर, आपसे समझना चाहेंगे, हमारे पास पुरानी दरें भी हैं, हमारे पास फिर एक नया टैक्स रिजीम पेश किया गया 2020 में। आपको लगता है पुराना टैक्स रिजीम, नया टैक्स रिजीम, ये उतना, इनफैक्ट नया टैक्स रिजीम इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है टैक्स पेयर्स के लिए कि उसमें लोग जाएं, या फिर सरकार को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए, या आपको लगता है कि टैक्स में कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है ऑलरेडी एक नया टैक्स सिस्टम हमारे पास है, या नए टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, बजट एक मौका होता है करेक्शन अप्लाई करने का, आगे की सोच को, विजन पे चलने का। लास्ट टाइम 2021 का जब बजट आया तो वित्त मंत्री ने अपने एक तरफ से एक नया ऑप्शन दिया कि भाई लो टैक्स रिजीम में आप डिडक्शन और एग्जम्पशन को फोरगो कर देंगे तो ये आपको बेनिफिट रहेंगे और हम टैक्स रेट कम कर देते हैं। वो उनकी एक कंपल्शन थी उस समय 2021 में कि रेवेन्यू की शॉर्टफॉल 2020-21 में बहुत ज्यादा थी और उनको चिंता थी कि 2021-22 में अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कर गई तो सरकार के जो खर्चे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उनके ऊपर चैलेंज आएगा, फिस्कल डेफिसिट का चैलेंज आएगा। अभी देखा हमने 21-22 में कलेक्शन बहुत अच्छी रही है और साथ के साथ ये देखा कि जो नया टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था फरवरी 2021 के बजट में, उसमें बहुत लोगों ने ऑप्ट नहीं किया। और उसका कारण ऑब्वियस है, क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर में एक बहुत लार्ज चंक जो है सबकी सेविंग्स होती हैं। कुछ सेविंग ऐसी है जो फोर्स सेविंग है, कुछ ऐसी है जो नेसेसिटीज है सोशल सिक्योरिटी के लिए। फोर्स सेविंग में जो एम्प्लॉइज है उनका PF कटता है, वो कंपल्शन है। जिसने अगर कोई LIC की पॉलिसी ली अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए तो उसका प्रीमियम जाएगा, उसमें कोई वो नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी ने अपने भविष्य के लिए कोई काम करने के लिए अगर आपने कोई PPF में कंट्रीब्यूशन किया है, कोई NSC लेके रखे हैं तो वो लिया हुआ है। ये ऑप्शन जो दिया गया वो लोगों को बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगा, अट्रैक्ट किया पाया। तो ये मौका है कि 2022 बजट में इसको दोबारा से रीअलाइन किया जाए और टिंकर वो किया जाए और जितने भी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है इसको मर्ज करके एक ऑप्शन दिया जाए कि जिसमें आज की डेट में पिछले इन्फ्लेशन को भी देखते हुए, रेट को देखते हुए, कि इसको रीअलाइन करके एक ही सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर दिया जाए जिसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर को एनकरेज किया जाए कि अगर वो अपनी सोशल सिक्योरिटी खुद बनाना चाहता है बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन करे, PF को, PPF को, LIC को प्रीमियम दे के ये करके वो प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि एक जब इनकम टैक्स एक सोसाइटी के लिए
टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हर आदमी की सोशल सिक्योरिटी भी बनाई जाए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 130-135 करोड़ देश की जनता है, तो सरकार के लिए सबको रिटायरमेंट के बेनिफिट देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो टैक्स पेयर जिस समय कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उसमें पॉलिसी में इनबिल्ट मैकेनिज्म आता है कि वो अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, उसको एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बड़ा भारी चेंज किया जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कोविड से लोगों का मेडिकल के बारे में भी एक रीथिंकिंग है कि अपने आप को सिक्योर करना जरूरी है, और मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, और पोस्ट कोविड भी बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि इसके अब आफ्टर कोविड भी बहुत इफेक्ट है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हैं कोविड होने के रिकवरी के बाद। तो वो जो मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं वो आपको डिडक्शन एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को वो देता है बेनिफिट, जो पहले होती थी एग्जम्पशन, जो बाद में जब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी विड्रॉ कर ली गई थी 15,000 रुपए की, तो उसको कहीं ना कहीं उसको भी रीइंट्रोड्यूस करने की बात है। तीसरा ऑप्शन है कि जो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉयर के कोविड की वजह से और इवन अदरवाइज भी लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इज गोइंग टू लिव विद अस, क्योंकि उससे लगता है एफिशिएंसी आ रही है, नया सिस्टम अच्छा आ गया, बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें काम अच्छा हो सकता है। तो उसमें जब एम्प्लॉय घर से काम करता है तो सारे खर्चे घर से करता है, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, अपनी एसी यूज करता है, अपना इंटरनेट यूज करता है, अपना फर्नीचर यूज करता है, घर की चाय और कॉफी लेता है जो ऑफिस में मिलती है, एम्प्लॉयर देता है। उस सारे अलाउंसेस को कहीं ना कहीं आपको एक पैकेज बना के एम्प्लॉय को देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर अगर किसी एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के नाम का अलाउंस देता है, क्योंकि वो खर्चे शिफ्ट हो रहे हैं ऑफिस से घर पे, तो वो खर्चे एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से आपको कुछ ना कुछ एग्जम्पशन के बारे में लगाना पड़ेगा। उसी के बारे में सीनियर सिटीजन के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि जो एग्जम्पशन मिलती है कि उनको उनके एग्जम्पशन के बारे में रिविजिट कैसे किया जाए। आज की डेट में हम सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए के इंटरेस्ट के एग्जम्पशन देते हैं सेविंग बैंक को अगर बैंक चाहने से। आज की डेट में बैंकों के रेट बहुत कम हो गए हैं, 3% 4% से ज्यादा की मिलती नहीं है। म्यूचुअल फंड में यूनिट से जो इनकम आती है, जो शेयर के डिविडेंड की इनकम आती है, उसको भी इसके अंदर, मैं नहीं चाह रहा कि 50,000 की सीलिंग को बढ़ा दिया जाए, इसके 50,000 के अंदर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड भी लाया जाए और डिविडेंड भी इनकम भी लाई जा सकती है कि अगर ये 50,000 रुपए तक का आती है तो एग्जम्पशन मिल सकती है। तो इस तरह के मेरे हिसाब सुझाव है कि जो करे जाए तो काफी चेंज किया जा सकता है और काफी लोगों के लिए भी अच्छा होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। और मेरा यह मानना है इससे रेवेन्यू के कलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे सुझाव जो है वो उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में शामिल किए जाएं जिससे आम आदमी को काफी मोर्चों पर राहत मिले। राकेश जी, आपसे मैं इस पर राय लेना चाहूंगी कि टैक्स पेयर्स को जब राहत की बात होती है, जैसा वेद जी ने भी बताया कि वर्किंग कल्चर बदल गया है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अब कोविड काल में शुरू हुआ है, और जो नया टैक्स रिजीम है उसमें किसी भी तरीके का कोई ज्यादा रियायतें हमें मिलती नहीं है, वहां पर अगर कुछ छूट दी जाए तो शायद वो और आकर्षक बने। आपके राय में एक नॉर्मल टैक्स पेयर को राहत देने वाले क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मेरे लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 3-4 साल से या 7-8 साल से गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं बढ़ाई किस चीज में, जो मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली। गवर्नमेंट इस चीज को जरूर देखना चाहिए, उस चीज में राहत देनी बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बताऊं, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखिए 2019-20 में 40 से 50,000 हुई थी, अब इसको भी ये 3rd ईयर हो रहा है। इसको गवर्नमेंट को इसमें राहत देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने पहले पार्ट में भी कहा कि इंडिविजुअल सफर्स मैक्सिमम, और उनको इस चीज की रिलीफ मिलनी बहुत जरूरी है। 3 साल से कोई इसमें बड़ी नहीं है। बेसिक एग्जेम्पशन को भी आप देखेंगे 2 से 2.5 लाख 2014 में हुई थी, उसके बाद रिबेट आई है, और रिबेट भी किसको आई? जिसकी इनकम 5 लाख से कम की थी। वाई 5 लाख से कम? जो गवर्नमेंट ने अगर रिबेट देनी थी ये सबको मिलनी चाहिए 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख के ऊपर वालों को रिबेट नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? ये भी गवर्नमेंट को ओपन डोर करना चाहिए टू मेक इट कि ऊपर वाले को भी राहत मिले। सेकंड चीज, 2 से 2.5 लाख 2014 से लेकर 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। आई थिंक ये लिबरल गवर्नमेंट को लिबरली इस चीज को सोचना चाहिए। सेकंड चीज, एटीसी की 1.5 लाख की इनकम 2014 से, ये भी 2014 से है, इसको 7 साल हो गए, 8 साल। केवल इसमें एनपीएस का ऐड हुआ था, लेकिन एटीसी में 2014 से कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है इस समय। मेडिकल इंश्योरेंस भी आप देखेंगे केवल इस समय 25,000 का एग्जेम्पशन है बेसिकली। इसको भी इस समय कोविड के टाइम को देखते हुए, मेडिकल को हाल को देखते हुए गवर्नमेंट को इस प्रीमियम में जरूर राहत देनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए इस लिमिट को देने के लिए। वर्क फ्रॉम होम आई थिंक बिल्कुल अच्छा कहा है वेद जी ने कि ये एक्सपेंसिव है,
ये गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन में लाना चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए, सर्टेनिटी देनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कोई भी इस समय तैयार नहीं है कोई भी न्यू टैक्सेस के लिए। कोई किसी भी हालत का डिस्ट्रप्शन हमें नहीं चाहिए इस समय किसी भी हालत में, चाहे ये इनहेरिटेंस टैक्स हो, चाहे ये वेल्थ टैक्स हो, चाहे कोई भी नेचर हो, किसी भी नॉमेनक्लेचर का टैक्स हो। हमें स्टेबिलिटी चाहिए इस समय, हमें वी हैव टू वर्क ग्रोथ की तरफ। हमें ऐसा कोई नहीं हो चाहिए जो कि हमें पीछे धक्का दे और किसी का रेवेन्यू डिप्लीट हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, कैपिटल गेन अनकोटेड शेयर्स में सरचार्ज में 37% लगता है, और जो लिस्टेड शेयर है उनमें कैपिटल गेन आपका 15% सरचार्ज लगता है। तो अनकोटेड वालों को आप 20% टैक्स लगाते हो, 37% सरचार्ज लगाते हो, बट नॉर्मल सरचार्ज लगता है। ये बहुत बड़ा गैप है। आपका इफेक्टिव टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अनकोटेड शेयर का 28% हो जाता है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी वो। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, अफोर्डेबल हाउसिंग होम। गवर्नमेंट का ये सनसेट क्लॉज है, मार्च 22 में अगले महीने में खत्म हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख का इंटरेस्ट दिया था, स्पेशल एग्जामिशन दी थी कि आपका अफोर्डेबल हाउस है जिसके 60-70 मीटर के घर बनेंगे, उनको 1.5 लाख का इंटरेस्ट, और 45 लाख के घर होगा 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 22 तक खत्म हो रहा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए, ये लिमिट नहीं बांधनी चाहिए। आप अफोर्डेबल हमेशा अभी चाहते हो बढ़े, तो इसका इंटरेस्ट को कहना चाहते हो कि मार्च 22 में खत्म हो और बार बार ये चीज आए। इसी तरह पीएफ का कंट्रीब्यूशन, जो 2.5 लाख का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने लिमिट की थी आई थिंक, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 5 लाख की थी, ये ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए डोर ओपन होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। और आई थिंक बहुत अच्छी चीज कही है वेद जी ने, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो भी ये रेट है, कंसेशनल रेट है, हर एक आदमी हिंदुस्तान में 100% आदमी का इंश्योरेंस, पीएफ, हाउसिंग लोन सबकी सेम होती है। तो मैं क्यों ये रिजीम रेट का, मैं क्यों 80C को फॉरगो क्यों, मैं क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन को फॉरगो करूं? इसीलिए ये किक स्टार्ट की गवर्नमेंट को यहाँ पे इंसेंटिव देने की मेरे हिसाब से जरूरत है। ये मेरे कुछ ये आपने राकेश जी सही बात की, जैसा आपने बिल्कुल जो आपने वेद जैन जी की बात को भी आगे बढ़ाया, और आपके अपने भी जो सुझाव है खासतौर पर न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि रियायतें कम है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और सरकार का अगर मकसद है कि आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो कुछ जरूरी रियायतों को शामिल करना जरूरी है। रुचिका, कैसे सुझाव आपकी तरफ से सामने आएंगे, या कैसी संभावनाएं आप जता रही हैं कि इस बार बजट 2022 में टैक्स के मोर्चे पर सामने आ सकती है? काफी कुछ चर्चा वेद जी ने और राकेश जी ने भी की है, और एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट दोनों के ही जवाब से सामने निकल कर आ रहा है वो है न्यू वर्क कल्चर, वर्क फ्रॉम होम का। और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अलाउंस के रूप में अगर कुछ रियायत मिले तो शायद आम आदमी को काफी ज्यादा, या जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। आपके सुझाव और वर्क फ्रॉम होम पर आपकी राय? देखिए, अगर एक एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है तो अनडाउटेडली बहुत सारे खर्चे हैं जो स्पेसिफिकली वो घर से कर रहा है अपनी जॉब के लिए, जो वो पहले नहीं करता था जब ऑफिस जाता था। जैसे आप देखिए, मकान के किराए हैं, आपका एसी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, और ऑफिस को घर पे सेटअप करने का खर्चा है। ये सारे खर्चे स्पेसिफिकली उसको करने पड़ते हैं अपनी जॉब के लिए। मुझे लगता है अगर हम वर्क फ्रॉम होम अलाउंस लेके आते हैं, उससे क्या होगा कि उसको एक बेनिफिट मिलेगा, वो ये सारे खर्चे जो है आराम से कर सकता है। उसके हाथ में इन हैंड जो है कैश ज्यादा बचेगा अगर उसको ये अलाउंस मिलता है, तो वो कभी कमी नहीं करेगा इस खर्चा करने में। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली मनी रोटेट करेगा मार्केट में, और अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अलाउंस भी आ रहा है और मनी भी रन कर रहा है मार्केट में। दोनों फैक्टर्स इकट्ठे चल रहे हैं हमारे। बिल्कुल। और ये वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, इसकी उम्मीद एक्चुअली कई लोग लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कुछ जरूर करने की जरूरत है। जिससे पहले मैं वेद जी के पास जाऊं और राकेश जी के पास जाऊं, एक क्विक मैं आपसे सुझाव लेना चाहती हूँ रुचिका, कि कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर कोविड के टाइम पे हमने देखा जहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, कौन से सेक्टर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस में रखने की जरूरत है? देखिए, इस समय तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर खास फोकस रखने की जरूरत है, बट मुझे लगता है एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसा है जो बहुत वर्स्ट इफेक्टेड है। अगर आप देखें इस पूरे कोविड पीरियड के दौरान पिछले 2 सालों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो था वो 10% हमारी जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूट करता था, मगर अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अब हम देखें तो ऑलमोस्ट वो नेगेटिव है। तो मुझे लगता है सरकार को खास जरूरत है हॉस्पिटैलिटी को एक स्टिमुलस पैकेज देने का,
कैसे दे सकते हैं वो अलग अलग उसके अंदर ऑप्शंस हैं। हम उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं या फिर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं, और ये जो लोन पीरियड है इसको लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। एक चीज सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर आप देखें तो अलग अलग जीएसटी रेट है, तो हम एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं जीएसटी के लिए, और जीएसटी रेट को भी रिवाइज करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम, ताकि उसको एक बूस्टअप मिले, अल्टीमेटली वो भी एक पाथ पे आए। वेद सर, कुछ और आपकी तरफ से कोई ऐसे एरिया जहां पर ध्यान देने की जरूरत है? आपसे जब पहले चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि जो इनकम टू फॉरेन कंपनी है उस पर टैक्स घटाने की जरूरत है इस वक्त, जिनका ऑफिस जो भारत में है। थोड़ा इस पर क्लैरिटी दीजिए कि इससे क्या आप कहना चाह रहे हैं, और टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान में कुछ बदलाव को थोड़ा सा अगर और आप एक्सप्लेन करें तो। देखिए, जैसे रुचिका ने कहा, पहले तो मैं सेक्टर की बात बता दूं कि इस कोविड के पीरियड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है, तो आया है हॉस्पिटैलिटी को, एंटरटेनमेंट को, टूरिज्म को और सिविल एविएशन को। देखिए, चारों सेक्टर ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली इफेक्ट होता है। जैसे ही कोरोना बढ़ा, फ्लाइटें बंद हो गई, लोगों ने ट्रैवल कम करना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट बंद हो गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बंद हो गई, सिनेमा हॉल बंद हो गए, तो एंटरटेनमेंट का बंद हो गया सारा। तो ये एरिया ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब दो रास्ते हैं सपोर्ट करने के। एक तो ये है कि आप इनको किसी तरह से क्रेडिट बढ़ाएं, ये इंटरेस्ट कम करें, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है कि जो पीरियड उन्होंने खो दिया जिसमें इनकम नहीं आई, उस इनकम का बाहर तो आज नहीं तो कल आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको सबवेंशन की स्कीम लानी पड़ेगी कि इस पीरियड का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सरकार कोई ना कोई इसको साधन लगा के उनको सपोर्ट करे, ताकि उनके हाथ में उनको उस पीरियड का जो बाहर बढ़ा वो उसको निकाल सके। ये उम्मीद करना कि वो आगे की इनकम से उसको भरपाई कर देंगे, वो गलत होगा। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि हम बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में क्या लाएंगे, देखिए आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट का, कि रोजगार को पैदा करना बहुत है। इंडिया में एजुकेटेड यूथ है, और हमारे आईटी सेक्टर ने 2000 के बाद 2 दशकों में शो कर दिया कि हमारा रिवेन्यू बाहर से कितना आता है। और हमने अभी 2019 में एक स्कीम निकाली इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने के लिए, हब बनाने के लिए, और चाइना को कंपटीशन देने के लिए। हमने कहा कि भाई जो भी कंपनी इंडिया में सेटअप होगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से इनकम होगी, उस पर टैक्स 15% का लगेगा। अब मेरा कहना है कि इंडिया का जीडीपी का लगभग 55% शेयर सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ये बेनिफिट हमें कंपनी को भी देना चाहिए जो सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अगर जो भी मल्टीनेशनल कंपनी अपना बैक ऑफिस वर्किंग अगर इंडिया में शिफ्ट करती है, और उस बैक ऑफिस वर्किंग से जो सर्विसेज की इनकम आती है उसको हम कंसेशन रेट पे ले आए, बोथ इनकम टैक्स पे और जीएसटी पे दोनों को घटा के कम कर देंगे, तो सर्विस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंडियन यूथ होगा। ऑल राइट सर, मैं एक क्विक रिएक्शन अब शो के अंत में राकेश जी से लूंगी, समय थोड़ा कम है। कॉर्पोरेट टैक्स के मोर्चे पर और साथ ही एमएसएमई या फिर अन्य सेक्टर के लिए बूस्ट देने के लिए कौन से 3 अहम कदम आपकी तरफ से आप सजेस्ट करेंगे? थोड़ा समय कम है, थोड़ा आप क्रिस्पली बताइए प्लीज। एकदम ये बताऊंगा, पहले कॉर्पोरेट टैक्स में जो 15% का टैक्स रेट है उसका सनसेट क्लॉज है मार्च 23 का। तो गवर्नमेंट ने अगर उनको 15% का टैक्स रेट दिया हुआ न्यू कंपनीज को, ये सनसेट क्लॉज इतनी 5 साल में नहीं लाना चाहिए। गवर्नमेंट को सर्टेनिटी देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन देना चाहिए। आदमी जब तक यूनिट लगाता है 5 साल खत्म हो जाते हैं और फिर कह दो टैक्स से खत्म हो गया। एक चीज तो ये है। सेकंड चीज, एमएससी में आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। आप विश्वास करिए 6.3 इस समय 63 मिलियन यूनिट्स हैं एमएससी इंडिया में, और ये 33% हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस आफ्टर हॉस्पिटैलिटी इज ऑन एमएसएमई। देयर ट्रेडर्स और 99% ऑफ एमएसएमई आर टाइनी एमएसएमईज। इनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनके पास कैपिटल की शॉर्ट हो, डिफॉल्ट हो बैंक के, इनके पास हाईएस्ट है। तो वेद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो, रिलीफ हो, डेफरमेंट हो, इनको सबसे ज्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी इन एम्प्लॉयमेंट, in terms of contribution they are making it to the country, and the tiniest of the बिल्कुल राकेश सर। तो कई ऐसे एरियाज है जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने काफी हद तक इसको समअप करने की कोशिश की हमारे तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स के जरिए। बहुत धन्यवाद करेंगे वेद जैन आपका, रुचिका भगत आपका और राकेश नांगे आपका हमारे साथ मनी गुरु के इस प्री बजट टैक्स स्पेशल शो में शामिल होने के लिए।
तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।